नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग कक्षा 9 की जो क्षितिज पुस्तक है उसमें 6 नंबर का अध्याय है प्रेमचंद के फटे जूते। और ये विधा जो है वो निबंध है हरिशंकर परसाई जी के द्वारा लिखा गया, उसका अपन अध्ययन करेंगे। इसमें हरिशंकर परसाई जी जो हैं उन्होंने जो वर्तमान समाज की प्रवृत्ति है, दिखावे की प्रवृत्ति, उस पे व्यंग्य किया है। ये एक व्यंग्यात्मक निबंध है। परसाई जी का जन्म 1922 में जमानी गांव होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ था और देहांत 1995 में हुआ था। हरिशंकर परसाई ने नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए किया, अध्यापक के पद पर भी रहे और 1947 ईस्वी से ये स्वतंत्र लेखन कार्य हैं उसमें जुट गए थे। हरिशंकर परसाई ने एक वसुधा नामक पत्रिका भी निकाली थी जबलपुर से। अच्छा प्रश्न है, कई बार ये पूछ लिया जाता है कि हरिशंकर परसाई ने किस पत्रिका का संपादन कार्य किया, तो वसुधा नामक एक पत्रिका भी निकाली थी। हरिशंकर परसाई प्रहरी पत्रिका में उदार के नाम से लेखन कार्य करते थे और जनयुग पत्रिका में मजरा क्या है इस कॉलम में आदम के नाम से लेखन कार्य करते थे। व्याख्याता भर्ती में अक्सर ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा साहित्यकार उदार के नाम से लेखन कार्य करता था, तो ये प्रहरी पत्रिका में हरिशंकर परसाई। और जनयुग पत्रिका में मजरा क्या है एक कॉलम आता था, उसमें आदम के उपनाम से लेखन कार्य ये करते थे। ये इनके उपनाम थे। हरिशंकर परसाई साहित्यिक जगत में नर्मदा पुत्र के नाम से भी प्रसिद्ध हुए थे। हरिशंकर परसाई की अधिकांश जो रचनाएं हैं वो व्यंग्यात्मक हैं। उन्होंने व्यंग्यात्मक लेख लिखे हैं। उन्होंने हिंदी में व्यंग्य को एक विधा का दर्जा दिला दिया। व्यंग्य जो होता है ना उसको भी एक अलग विधा बता दी। जैसे कहानी है, उपन्यास है, नाटक है, निबंध है, वैसे विधा भी व्यंग्य भी एक विधा है, ऐसा इन्होंने साबित कर दिया। उनके व्यंग्य सामाजिक मूल्यों की विसंगतियां हैं समाज में जो भी होते हैं कार्यक्रम उस पे, और साथ ही में धार्मिक पाखंड करने वाले को बेनकाब कर न सिर्फ पाठकों का मनोरंजन करते हैं अपितु पाठक को सोचने के लिए ये मजबूर भी कर देते हैं कि हाँ, धर्म के नाम पर किस प्रकार से जो इस भारत की जनता को पागल बनाया जा रहा है, कैसे ठगा जा रहा है, उसके लिए। भारतीय जीवन में पाखंड है, भ्रष्टाचार है, अंतर्विरोध है, बेईमानी है आदि पर लिखे उनके व्यंग्य लेखकों ने शोषण वर्ग के विरुद्ध साहित्यिक भूमिका निर्वहन किया। सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक पाखंड पर लिखे उनके व्यंग्यों ने व्यंग्य साहित्य को मानकों का निर्माण है वो किया है। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं देखिए। हरिशंकर परसाई की संपूर्ण रचनावली वो 6 खंडों में है, ये ध्यान में रखना। द्वितीय श्रेणी में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इनका निधन है वो 1995 में हुआ था। इनके उपन्यास हैं तट की खोज है, रानी नागमती की कहानी। ये शीर्षक रानी है, रानी नागमती की कहानी है अंत में, परंतु ये उपन्यास है। विधा के रूप में अगर पूछ लिया जाता है तो ये उपन्यास है। इनकी प्रसिद्ध कहानी है भोला राम का जीव। हंसते हैं रोते हैं जैसे उनके दिन भरे कहानी संग्रह भी है इनके। आत्मकथा सदाचार का ताबीज लिखा था इन्होंने। इनकी आत्मकथा है सदाचार का ताबीज। संस्मरण लिखा था हम एक उम्र के वाकिफ। ज़्यादातर इनके व्यंग्य निबंधी हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जैसे उसके दिन फिरे, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का ताबीज, शिकायत मुझे भी है, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, अपनी अपनी बीमारी, वैष्णव की फिसलन, विकलांग श्रद्धा का दौर। इसके लिए इनको 1982 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। विकलांग श्रद्धा का दौर, भूत के पांव पीछे हैं, बेईमानी की परत, सुनो भाई साधु, तुलसीदास चंदन घी से, कहत कबीर, हंसते हैं रोते हैं, तब की बात और थी, ऐसे भी सोचा था, आवारा भीड़ के खतरे और प्रेमचंद के फटे जूते। ठीक है। इनके निबंध स्पेशली ध्यान रखना। विकलांग श्रद्धा का दौर है उस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ये इनके प्रसिद्धि हैं सारे, अच्छे से याद कर लेना। ये क्रम से भी पूछे जा सकते हैं व्याख्याता भर्ती में कि 3-4 दे देंगे और इनका क्रम से याद। तो सबसे पहले अपन को याद रखना है जैसे उनके दिन फिरे 63 में, पगडंडियों का जमाना 66 में, सदाचार का ताबीज 67, शिकायत मुझे भी है 70, ठिठुरता व गणतंत्र दिवस 70, अपनी अपनी बीमारी 72। ऐसे 4-5 को अपन को याद रखना होगा। पाठ का परिचय देखिए। प्रेमचंद के फटे जूते एक व्यंग्यात्मक निबंध है।
इस निबंध में परसाई जी ने प्रेमचंद की व्यक्तिगत जो सादगी है उसके साथ साथ रचनाकार की अंतर्भेदी सामाजिक दृष्टि का विवेचन करते हुए आज के दिखावे की प्रवृत्ति और अवसरवादिता पर इन्होंने क्या किया है, व्यंग्य है वो किया है। ठीक है, अब इसके कुछ शब्दार्थ हैं वो देख लेते हैं। आग्रह होता है पुनः निवेदन, अपन आग्रह करते हैं ना। उपहास मजाक उड़ाई जाती है, हंसी। क्लेश दुख होता है, पनैया देसी जूतियां। तगादा होता है तकाजा। बिसरना भूल जाना, बंद फीता। बरकाकर बचाकर, नेम नियम, धर्म कर्तव्य, रेडी तैयार। और ठाठ होती है शान, बेतरतीब होता है बेढंगा या अव्यवस्थित। ठीक है, अब देखिए अपन निबंध पढ़ेंगे, बहुत ही शानदार है, प्रेमचंद के फटे जूते। यहां पर आपको चित्र भी दिखाई दे रहा होगा। तो देखिए परसाई जी क्या कहते हैं, प्रेमचंद का चित्र मेरे सामने है कि एक फोटो लगी है प्रेमचंद की, उनका चित्र मेरे सामने है। पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं, अब दोनों पति पत्नी खिंचा रहे हैं, शिवरानी देवी और प्रेमचंद जी। सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी है, कुर्ता और धोती पहने हुए, कनपट्टी इनकी चिपकी हुई है, यानी चपड़े बैठे हुए हैं, कनपट्टी चिपकी हुई है। गालों की हड्डियां उभरी हुई हैं, पर घनी मूछें चेहरे को भरा भरा बताती है, यानी मूछ बड़ी बड़ी है इसलिए चेहरा ऐसा लगता है कि भरा भरा है, परंतु है नहीं ऐसा। पाँव में कैनवास के जूते, यहाँ पर पूछा जा सकता है किस प्रकार के जूते पहन रखे थे, तो कैनवास के। ये कैनवास है, इसमें जिसके बंद बेतरतीब बंधे हुए हैं। बेतरतीब का मतलब बेढंगे तरीके से बने हुए हैं। लापरवाही से उपयोग करके करने पर बंद के सिरों पर की लोहे की पतरी निकल जाती है और छेदों में बंद डालने में परेशानी होती है, तब बंद कैसे भी कस लिए जाते हैं, यानी बेढंगे तरीके से इन्होंने जूतों को बांध लिया, कोई दिक्कत नहीं आई। अव्यवस्थित तरीके से वो बंधे हुए जरूर हैं। दाहिने पांव का जूता ठीक है, यहाँ पर अच्छा प्रश्न बनता है द्वितीय श्रेणी में कि दाहिने पांव का जूता तो बिल्कुल ठीक है, मगर बाएं जूते में बड़ा सा एक छेद हो गया है, लेकिन बाएं पांव का जो जूता है ना उसमें छेद हो गया है, जिसमें उसकी उंगली बाहर निकल गई है। अब यहाँ पर पूछा जा सकता है किस पांव के जूते से उंगली बाहर निकली है, तो बाएं जूते से। किस जूते से, बाएं पैर का जो जूता था उससे पैर की उंगलियां वो बाहर निकल आई है। दाहिने पांव का जूता बिल्कुल ठीक था। मेरी दृष्टि इस जूते पर अटक गई, अब लेखक है उसकी दृष्टि उस जूते पर अटक गई। सोचता हूँ फोटो खिंचाने की अगर यही पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी। अगर आदमी फोटो खिंचा रहा है और फिर भी फटे हुए जूते पहन रखा है तो पता नहीं पहन वो साधारण जीवन में कैसे कपड़े पहनते होंगे। नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी, इसमें पोशाकें बदलने का गुण नहीं है। ये जैसा है वैसा ही फोटो खींच जाता है, यानी जैसा है ना वैसा ही फोटो खिंचवा लेता है, ऐसा कहना चाह रहे हैं। मैं चेहरे की तरफ देखता हूँ, क्या तुम्हें मालूम है मेरे साहित्यिक पुरखे। यहाँ पर साहित्यिक पुरखे किसके लिए कहा गया है, प्रेमचंद जी के लिए कहा गया है लेखक ने कि हे मेरे साहित्यिक पुरखे तुम्हारा जूता फट गया है, कि देखो भैया जूता फट गया है और उंगली बाहर निकल आई है, उंगली है वो बाहर निकल रही है। क्या तुम्हें इसका जरा भी एहसास नहीं है, यानी तुम्हें जरा भी इसका पता नहीं चला, जरा लाज संकोच झेप नहीं आई, कोई शर्म नहीं आई तुम्हें ऐसे फटे हुए जूतों में फोटो खिंचवाने में। क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि धोती को थोड़ा नीचे खींच लेने से उंगली ढक सकती है, यानी धोती को आप थोड़ा सा नीचे खींच लोगे तो उंगली ढक जाएगी, मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बड़ी बेपरवाही बड़ा विश्वास है, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर बहुत बड़ी बेपरवाही है और बहुत बड़ा विश्वास है। फोटोग्राफर ने क्या कह दिया, रेडी प्लीज कह करके। यहाँ पर अच्छा प्रश्न पूछा जा सकता है कि फोटोग्राफर ने जब फोटो खींची प्रेमचंद जी की तो कौन से शब्द को उपयोग में लिया था, प्रयोग में लिया था, तो रेडी प्लीज, प्लीज रेडी, इस प्रकार से इसको घुमा फिरा सकता है। तो अच्छी तरीके से याद रखिएगा, रेडी प्लीज ये कह दिया। तब परंपरा के अनुसार तुमने मुस्कान लाने की कोशिश भी की। दर्द के गहरे कुएं के तल में कहीं पड़ी मुस्कान को धीरे धीरे खींच करके ऊपर निकालते रहे होंगे कि बीच में ही क्लिक करके फोटोग्राफर ने थैंक यू कह दिया होगा, कि खींच दी फोटो और कह दिया थैंक यू, अब आप जा सकते हैं। विचित्र ये अधूरी मुस्कान, और फोटो खिंचाते हुए अपन चेहरे पर मुस्कान भी लाई होगी। यह मुस्कान नहीं, ये उपहास है, व्यंग्य, यानी तुम हंस नहीं रहे हो बल्कि तुम खिल्ली उड़ा रहे हो, मजाक उड़ा रहे हो उन लोगों पर जो दिखावे की प्रवृत्ति में इस प्रकार का कार्य करते हैं। ये कैसा आदमी है जो खुद फटे जूते पहने फोटो खिंचा रहा है पर किसी पर हंस भी रहा है। और दूसरी बात है, एक तो जूते फटे हुए हैं और दूसरा किसी दूसरे पर वो हंसी भी उड़ा रहा है। फोटो ही खींचना था
तो ठीक जूते पहन लेते या फिर खिंचाते। फोटो ने खिंचाने से क्या बिगड़ जा, शायद पत्नी का आग्रह रहा होगा और तुम अच्छा भाई चल कह करके बैठ गए होंगे। मगर ये कितनी बड़ी ट्रेजेडी है, यानी ये कितना बड़ा धोखा है कि आदमी के पास में फ़ोटो खिंचवाने के लिए जूता भी नहीं है। मैं तुम्हारी ये फ़ोटो देखते देखते तुम्हारे क्लेश को अपने भीतर महसूस करके जैसे रो पड़ना चाहता हूँ कि मुझे बहुत दुख हो रहा है कि तू यार है कैसा आदमी, फटे हुए जूतों में फ़ोटो खिंचवा रहा है। मगर तुम्हारी आंखों का ये तीखा दर्द भरा व्यंग्य मुझे एकदम रोक देता है। लेकिन तुम जिस लोगों पर व्यंग्य कर रहे हो ना, जो दिखावे की प्रवृत्ति में रहते हैं, वो मुझे रोक रहा है। तुम फोटो का महत्व ही नहीं समझते। लेखक कहता है कि यार प्रेमचंद जी, आप तो फोटो का महत्व नहीं समझ रहे हो। समझते होते तो किसी की से फोटो खिंचाने के लिए जूते मांग के भी तो ला सकते थे, यानी मांग करके भी तो आप अपने आप की पर्सनैलिटी दिखा सकते थे। समाज में ऐसे भी बहुत लोग हैं जो मांग करके, अपने पास में कुछ नहीं है लेकिन मांग करके वो ऐसे ऐसे कार्य कर लेते हैं जो अपने सोच भी नहीं सकते। लोग मांग के कोर्ट से वर दिखाई कर देते हैं, देख लो, कोर्ट मांग करके वो वर की दिखाई कर देते हैं। और मांग के मोटर गाड़ी से वो बारात भी निकाल लेते हैं। ये भी कितनी बड़ी बात है कि हमारी गाड़ी है, चाहे वो किसी और से मांग करके लाई हुई हो। फोटो खिंचाने के लिए तो बीवी तक मांग ली जाती है। अब बोलो, फोटो खिंचवाने के लिए लोग दूसरे की बीवी भी मांग लेते हैं। तुमसे जूते ही नहीं मांगते बने हैं। तुम फोटो का महत्व नहीं जानते हो। लोग इतर चुपड़ करके फोटो खिंचवाते हैं ताकि फोटो में खुशबू आ जाए। गंदे से गंदा आदमी की फोटो भी खुशबू देती है। देखो, लोग इत्र भी लगाते हैं फोटो खिंचवाते समय ताकि फोटो में खुशबू आ जाए, दिखने में अच्छी लगे। टॉफी 8 आने में मिल जाती होगी। यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि टॉफी कितने आने में मिलती है? 8 आने में। और जूते उस जमाने में कोई 5 रुपए से कम नहीं है। और जूते कितने के बताए हैं? 5 रुपए के। जूते हमेशा टोपी से कीमती रहा है जूता। अब तो जूते की कीमत और भी बढ़ गई है। एक जूते पर 2500 टोफियां निछावर हो सकती हैं। यहाँ पर पूछा जा सकता है एक जूते पर कितने टोफियां निछावर बताई हैं? तो 2500। तुम भी जूते और टोपी के अनुमानित मूल्य के मारे हुए हैं। ये विडंबना मुझे इतनी तीव्रता के साथ में कभी नहीं चुभी है। ये विडंबना है ना, ये दुख मुझे इतनी तीव्रता के साथ में कभी नहीं चुभी जितनी आज चुभ रही है। यानी आज मुझे बहुत बुरा लग रहा है। जब मैं तुम्हारा फटा हुआ जूता देख रहा हूँ तो महान कथाकार, उपन्यासकार, सम्राट, युग प्रवर्तक, जाने क्या क्या कहलाती हो, ये सारी उपाधियाँ प्रेमचंद जी को हैं। मगर फोटो में तुम्हारा ये जूता फटा हुआ है। लेकिन आप कितने भी बड़े सम्राट हो, कितने बड़े उपन्यासकार हो, कुछ भी हो, युग प्रवर्तक हो, कथाकार हो, लेकिन तुम्हारा ये जूता है वो तो फटा हुआ ही पड़ा है। आगे लेखक कहते हैं मेरा जूता भी कोई ठीक नहीं है और ऊपर से दिखता अच्छा है। यानी जूता तो मेरा भी ठीक नहीं है लेकिन ऊपर से तो बढ़िया दिखता है। उंगली बाहर नहीं निकल रही है, पर अंगूठे के नीचे तला फटा हुआ है, लेकिन नीचे से तला फटा हुआ है। अंगूठा जमीन से घिसता जरूर है और पेनी मिट्टी पर कभी रगड़ खा करके लहूलुहान भी हो जाता है। पूरा तला गिर जाएगा, पूरा पंजा छिल जाएगा। यानी मेरा पूरा तला गिर जाएगा, पूरा ही पंजा छिल जाएगा, मगर उंगली बाहर नहीं दिखेगी। चाहे कुछ भी हो जाए, दूसरे को दिखाई नहीं देगा। तुम्हारी उंगली दिखती है पर पाँव सुरक्षित है। मेरी उंगली ढकी हुई है, लेकिन मेरी उंगलियां वो ढकी हुई है पर पंजा नीचे से घिस रहा है। तुम पर्दे का महत्व नहीं समझ रहे हो और हम पर्दे पर कुर्बान हो जाते हैं। यानी आज का जो लोग हैं, आज का जो परिवेश है, वो पर्दे के कम ऊपर अपनी जान निछावर कर देता है। क्योंकि वो दूसरे को पता नहीं चलने देता है कि मेरे अंदर कितनी गरीबी है, किस प्रकार से, किस हाल में मैं जी रहा हूँ। लेकिन तुम लोग हो वो पर्दे को महत्व ही नहीं समझ रहे हो। सीधा ही जैसे हो उसी स्थिति में फोटो खिंचवा ली, ये भी कोई बात होती है? तुम फटा जूता पहने ठाठ से पहने बैठे हो, मैं ऐसे कभी नहीं पहन सकता। फोटो तो जिंदगी में इस तरह कभी नहीं खिंचवाऊंगा। यानी गंदी पोशाक में फोटो नहीं खिंचवाऊंगा। चाहे कोई जीवन बिना फोटो के ही छाप दे, यानी मेरा पूरा जीवन बिना फोटो के निकल जाए, परंतु फटे हुए जूते से, फटे हुए पोशाक से मैं फोटो खिंचवाऊंगा ही नहीं। तुम्हारी ये व्यंग्य मुस्कान मेरे हौसले प्रस्त कर रही है। क्या मतलब है इसका? ये कौन सी मुस्कान है? क्या होरी का गोदान हो गया है? क्या पूस की रात में नीलगाय हल्कों का खेत चर गई है? क्या सुजान भगत का लड़का है वो मर गया क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़ करके नहीं आ सकते? नहीं, मुझे लगता है माधव औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया और वही मुस्कान मालूम होती है। यानी ये कटाक्ष मालूम, ये व्यंग्य मालूम होता है। मैं तुम्हारा जूता फिर से देखता हूँ कैसे फट गया है। मेरी जनता के लेखक, क्या बहुत चक्कर काटते रहे हो? क्या तुम बहुत चलते हो जिसके कारण तुम्हारा जूता फट गया? क्या फिर बनिए के तकादे से बचने के लिए, या फिर आपने बनिए का तकाजा लेने से बचने के लिए मील 2 मील का चक्कर लगा करके घर आए हो? चक्कर लगाते रहने से जूता फटता नहीं है, घिस जाता है। यानी चलने से जूता फट नहीं सकता, घिस सकता है।
कुम्भन दास जी का जूता भी है कि फतेहपुर सिकरी आने जाने से घिस गया था। उन्होंने बड़ा पछतावा हुआ और अंत में सम्राट अकबर को कुम्भन दास जी ने कहा था कि आवत जात पनैया घिसकी बिसर रहे हो हरिनाम। यह बात है वो कुम्भन दास जी के द्वारा अकबर के को कही थी। और ऐसे बोल कर देने वालों के लिए कहा है, जिनके देखे दुख उपजत है तिनको करबो परे सलाम, यानी जिसको देखने से दुख पैदा होता है उसको दूर से सलाम करो। चलने से जूता घिसता नहीं है, फटता नहीं है, घिस जरूर जाता है लेकिन फटता नहीं है। तुम्हारा जूता कैसे फट गया ये बताओ। मुझे लगता है तुम किसी सख्त चीज की ठोकर मारते रहे हो, और कोई जो चीज है यानी कोई कठोर चीज है जिसको तुम ठोकर मार रहे हो, और कोई परत दर परत सदियों से जम गई है, यानी कोई चीज परत दर परत सदियों से जम गई, उसे शायद तुमने ठोकर मार मार करके अपना जूता फाड़ लिया, यानी उस चीज को आपने लगातार ठोकर मारी है और अपना जूता फाड़ लिया। कोई टीला जो रास्ते पर खड़ा हो गया हो और उस पर तुमने अपना जूता भी आजमाया हो, कोई ऐसा टीला जो रास्ते में आ गया जिस पे आपने अपना जूता आजमा लिया, ये देखिएगा यहाँ पर फटा हुआ है जूता। तुम उसे बचाकर उसके बगल से भी तो निकल सकते थे, टीले से समझौता भी तो हो जाता था, हो सकता था। सभी नदियां फाड़ थोड़ी ही फोड़ती हैं, कोई रास्ता बदल कर घूम करके भी तो चली जाती है, कोई रास्ता भी तो बदलती है नदियां, सारी पहाड़ थोड़ी फोड़ती हैं। ये देखिएगा, तुम समझौता कर नहीं सके, क्या ये तुम्हारी वही कमजोरी थी जो होरी को ले डूबी, वही नेम धर्म वाली कमजोरी। नेम धर्म उसकी भी जंजीर थी, नेम धर्म होरी की भी जंजीर थी कि ये गाय पालूंगा गाय रखूंगा, मगर तुम जिस तरह मुस्कुरा रहे हो उसे लगता है कि शायद नेम धर्म तुम्हारा बंधन नहीं था, तुम्हारी मुक्ति थी। नेम धर्म बंधन नहीं होकर के मुक्ति थी। तुम्हारी ये पाँव की उंगली मुझे संकेत करती हुई लगती है, जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ की उंगली से नहीं बल्कि पाँव की उंगली से इशारा करते हो। यहाँ पर पूछा जा सकता है कि मुंशी प्रेमचंद जिसे घृणित समझते हैं उसे किस उंगली से इशारा करते हैं? पाँव की उंगली से। तुम क्या उसकी तरफ इशारा कर रहे हो जिसे ठोकर मारते मारते तुमने जूता फाड़ दिया? मैं समझता हूँ, तुम्हारी उंगली का इशारा भी समझता हूँ और ये व्यंग्य मुस्कान भी समझता हूँ। तुम मुझ पर या हम सभी पर हंस रहे हो, उन पर जो उंगली छिपाए और तलवा घिसाए जा रहे, जो उंगली को तो छपा रखा है लेकिन पीछे का जो नीचे का तलवा है ना वो घिस रहे हैं, उन पर जो टीले को बरकरार कर बाजू से निकल रहे हो, यानी टीले से बच करके आप बाजू से निकल रहे हो। तुम कह रहे हो मैंने तो ठोकर मार मार के जूता फाड़ लिया है, उंगली बाहर निकल आई है पर पाँव बच रहा है और मैं चलता रहा हूँ, मगर तुम उंगली ढकने की चिंता में तलवे का नाश कर रहे हो। तुम चलोगे कैसे? यानी तलवे को नाश कर लिया, तुम चलोगे कैसे आगे? मैं समझता हूँ तुम्हारे फटे जूते की बात समझता हूँ, उंगली का इशारा समझता हूँ, तुम्हारी ये व्यंग्य मुस्कान है वो भी मैं समझता हूँ। इस प्रकार से प्रेमचंद के फटे जूते में एक दिखावे की प्रवृत्ति पर लेखक ने व्यंग्य किया है। प्रेमचंद के फटे जूते व्यंग्यात्मक निबंधकार प्रेमचंद को लक्ष्य करके आज की दिखावे की प्रवृत्ति और अवसरवादिता पर व्यंग्य किया गया है। ध्यान रखना इस बात का, किस पर? दिखावे की प्रवृत्ति पर। प्रेमचंद की फोटो में दाहिने पांव का जूता ठीक है, मगर बाएं पांव का जूते में बड़ा सा छेद है, उसकी उंगली बाहर निकल आई है। अच्छा प्रश्न है, यहाँ से पूछा जा सकता है। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। लेखक का कहने का व्यंग्यार्थ यह है कि अच्छे लोग भी उनके स्वाभिमान को भूलकर बुरे लोगों से दब जाते हैं, और जूता सामर्थ्य का यहाँ पर प्रतीक है। ठोकर मारना मतलब होता है चोट करना, टीला खड़ा करना बाधा होना, पहाड़ फोड़ना मुश्किलें दूर करना, हौसले प्रस्त उत्साह कम और कुर्बान होना न्योछावर होना। इस प्रकार से अपन ने इस निबंध का अध्ययन किया। कोई दिक्कत है तो आप लोग पूछ सकते हो, कोई बात नहीं समझ में आई ऐसी तो कुछ है भी नहीं। एक बार वीडियो सुनिएगा, एक बार अपना पाठ पुस्तक से पढ़ लीजिएगा, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है। हर वीडियोज़ के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा।